बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूँ। चीन एक तानाशाह मुल्क है और जिसने कभी दुनिया की इस बात की परवाह नहीं की कि उसने कभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को न तो मान्यता दी, न अपने लोगों को इंसान कभी समझा, और जिस प्रकार से जानवरों और गुलामों जैसा व्यवहार वो अपने देश के नागरिकों के साथ अपने एजेंडे के लिए करता है, पूरी दुनिया इस बात को लेकर स्तब्ध है। चीन कितनी भी तरक्की कर ले, कितनी भी ताकत जमा कर ले, लेकिन दुनिया में चीन की कोई साख नहीं है। अगर आप इंटरनेशनल कम्युनिटी में जब चीन के बारे में बात करते हैं तो उसको एक रहस्य से लिपटा हुआ एक अलोकतांत्रिक तानाशाह मुल्क माना जाता है, जहां पर लोकतांत्रिक अधिकारों का, मानवाधिकारों का बड़े पैमाने पर हनन होता है। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि आज मैं कुछ आपको बड़ी बातें बताऊंगा चीन के बारे में जो बहुत चिंताजनक हैं, और किसी व्यक्ति के बारे में समझना हो तो जो काम पुलिस करती है वो आप भी करिए। उस व्यक्ति का इतिहास और अतीत पर नजर डालिए कि उसका अतीत कैसा रहा है। जिसका अतीत दागदार रहा है उसका भविष्य बेहतर होगा, इस बात की संभावना दुनिया में बिरले ही मिलती है। आदमी अपने अतीत और वर्तमान से जाना जाता है। अगर चीन का आप इतिहास उठाकर देखें, माओ का, तो आप ये पाएंगे कि वो एक बेहद साम्राज्यवादी, विस्तारवादी मुल्क के तौर पर जाने जाते रहे। बर्बर, क्रूर, जालिम, धोखेबाज और घटिया किस्म की इनकी लीडरशिप रही है, और इसके तमाम उदाहरण इतिहास में भरे पड़े हैं। तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र हुआ करता था। तिब्बतियों की गौरव गाथा हर कोई जानता है। नेपाल, तिब्बत, भारत, ये सब इस तरह के मुल्क हुआ करते थे। विशेष तिब्बत की मैं भी जिक्र कर रहा हूं, जिसकी सांस्कृतिक धरोहर, जिसका शांति समृद्धि को लेकर दुनिया भर में तिब्बतियों का बहुत बड़ा योगदान है। तिब्बत को दुनिया की छत कहा जाता है। तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र हुआ करता था 1951 तक। लेकिन बहनों भाइयों, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जिसको पीएलए कहते हैं, दरअसल ये चीन की सेना नहीं है। ये वहां की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी अपनी मिलिट्री है। ये चीन के लिए ही लड़ती है, एक पार्टी विशेष के लिए लड़ती है। आप अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल दीजिए कि ये चीनी सेना है। ये चीनी सेना नहीं है, ये पीपल्स लिबरेशन आर्मी, पीएलए नाम है इसका। ये वहां की कम्युनिस्ट पार्टी की अपनी खड़ी हुई सेना है जो चीनियों को गुलाम बनाई हुई है। तो पहली चीज दिमाग में ये क्लियर कर लीजिए, पीएलए चीन की आर्मी नहीं है, ये वहां के कम्युनिस्ट पार्टी की आर्मी है। 1951 में दुनिया भर को धता बताते हुए बलात् कब्जा कर लिया तिब्बत पर। दलाई लामा और उस वक्त के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को किसी तरह से भागकर धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश, भारत में शरण लेनी पड़ी थी और तिब्बत पर कब्जा कर लिया। तब यह कहा गया कि तिब्बत को हम एक स्वायत्त शासी राज्य बनाएंगे, ऑटोनोमस रखेंगे। ये झांसा, ये झूठ, ये धोखा चीन की फितरत में है, उनके खून में है। तिब्बत कभी स्वायत्त शासी नहीं बन पाया। तिब्बत पर चीन ने कब्जा कर लिया। दुनिया ने उसका प्रतिकार नहीं किया। यह पहली भूल थी दुनिया की। दूसरा, मकाऊ उसने कब्जा कर लिया 1999 में, और उसके पहले 1962 में अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन, जो भारत का हिस्सा था, उसने बल प्रयोग करके उस वक्त हमें हराया और हमारे इन दोनों इलाकों पर कब्जा कर लिया। हम लड़े, बहादुरी से लड़े, माओ के खिलाफ लड़े, पीएलए के खिलाफ भारत के बहादुर लड़े, सीमा पर अपना खून बहाया, लड़े, हम हारे, हमारी जमीन पर उन्होंने कब्जा किया। यह बात 62 की है। तो 51 के बाद 62 के बाद आ जाइए आप 1997, हांगकांग को ब्रिटेन से जबरदस्ती ले लिया था चीन ने, दुनिया चुप रही। 1999 मकाऊ को पुर्तगालियों से जबरन छीन लिया और मकाऊ को अपना हिस्सा बनाया, दुनिया खामोश रही। 2018 साउथ चाइना सी के एक बड़े द्वीप पर कब्जा कर लिया और उसको अपना सामरिक ठिकाना बना लिया। अमेरिका विरोध करता रह गया, कोई मतलब नहीं, उस पर कब्जा कर लिया। अब आ जाइए 2020, अब उसकी नजर गलवान और लद्दाख पर है। बहनों भाइयों, यह कोई सामान्य प्रकरण नहीं है। यह बताता है कि चीन की विस्तारवादी नीति जो 1951 से चली थी वो 2020 तक जारी है, और इसके एक साल पहले चलिए, घटनाक्रम मैं आपको बताता हूं। एक व्यक्ति विशेष के लिए चीन ने अपना संविधान बदल दिया। वहां की रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना संविधान बदल दिया। किसके लिए बदला? एक बेहद जालिम, खूंखार, दरिंदे, धोखेबाज, खूनी और एक ऐसे तानाशाह के लिए जिसका एम्बिशन बहुत बड़े है, महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है। उसका नाम शी जिनपिंग है। यह कम्युनिस्ट पार्टी का वहां का जनरल सेक्रेटरी है, महासचिव, और सर्वाधिक ताकतवर व्यक्ति चीन का। अब यह व्यक्ति जब तक जीवित है, जो आपके टीवी स्क्रीन पे दिख रहा है, यह तब तक चीन का राष्ट्रपति रहेगा।
क्या आप कल्पना कर सकते हैं? यह व्यक्ति जब तक जीवित है ये चीन का राष्ट्रपति रहेगा और यही व्यक्ति वहां की कम्युनिस्ट पार्टी का हेड रहेगा और पीएलए जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की अपनी आर्मी है उसका भी चेयरमैन ये रहेगा। कारण क्या है कि एक व्यक्ति पर इतना ज्यादा भरोसा किया जा रहा है। 2039 तक का चीन का एक प्लान है सुपर पावर बनना, दुनिया पर कब्जा करना, और माओ का हमेशा से ये मानना रहा है कि जापान से लेकर मंगोलिया से लेकर लद्दाख तक वो पूरा माओ का इलाका है। तो आप समझ सकते हैं कि इनके इरादे क्या हैं। एक और घटनाक्रम देखिए, आपको दूसरे चैनलों पर या अन्य जगहों पर ये बातें आपको शायद पढ़ने को नहीं मिलेंगी। उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, दो अलग देश हैं। उन दोनों देशों में ये व्यक्ति किसके साथ खड़ा हुआ है? उत्तर कोरिया के साथ। क्यों? क्योंकि दक्षिण कोरिया ने समृद्धि हासिल कर ली, ताकत हासिल कर ली। यह व्यक्ति उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को लड़ाता है, झगड़ा कराता है उसमें। कारण क्या है? कब्जा ये दोनों पर करना चाहता है। इसकी बुरी नजर ताइवान पर भी है। आज तक WHO तो को मान्यता नहीं होने दी। ताइवान अकेला ऐसा मुल्क है जिसने कोरोना वायरस में इस जलील आदमी के, इस घटिया आदमी को, जो एक जिसके ऊपर हजार लाखों लोगों की मौत का मुकदमा इंटरनेशनल कोर्ट पे चलना चाहिए कोरोना वायरस फैलाने का, ताइवान ने इसको बेनकाब किया WHO के भीतर। लेकिन WHO की चीफ की नियुक्ति इसी दरिंदे ने कराई थी। तो अब ये किस हक के आधार पर ये शी जिनपिंग का विरोध कोई करेगा? दुनिया में तमाम मुल्क ऐसे हैं जो बड़े स्ट्रेटजिक और सामरिक हैं, चाहे वो प्रशांत महासागर के मुल्क हों, अफ्रीकन कंट्रीज हों, मिडिल ईस्ट के देश हों, एशिया के देश हों, ईस्ट एशिया की कंट्रीज हों, या वो ऐसे व्यापारिक सामरिक ठिकाने वहां पर चीन ने कब्जा किया हुआ है। पैसे के दम पर, आर्थिक झांसे के दम पर, ताकत के दम पर। रूस को भूल जाइए। अब रूस अब अतीत का विषय हो चुका है। वो कमजोर और खोखला है। वो उसको अमेरिका से अपमान का बदला चाहिए, इसलिए वो चाइना के साथ खड़ा है। और आज चाइना आप देखिए ट्रेड वार कर रहा है किसके साथ? अमेरिका के साथ। भारत के साथ वो क्यों भिड़ रहा है? क्योंकि उसे लद्दाख का इलाका चाहिए, उसे गलवान चाहिए, उसे अरुणाचल भी चाहिए, उसे सिक्किम भी चाहिए। और वो दुनिया को दिखाना चाहता है कि उसकी मिलिट्री पावर कैसी है, और इस पूरे इलाके में वो बिग ब्रदर की भूमिका में अपने को इंपोज कर रहा है ताकि दुनिया को संदेश दे। ये कोई सामान्य घटनाक्रम नहीं है मेरे प्यारे देशवासियों, ये एक असामान्य घटनाक्रम है। और सदियों तक आपको ये घटनाएं देखने को मिलेंगी कि अगर आज हमने प्रतिकार नहीं किया चीन का, तो ये चीन दुनिया के लिए बहुत बड़ी समस्या बनने जा रहा है। हम उस वक्त चुप रहे जब नेपाल के राजवंश का कत्लेआम कर दिया गया। 2001 की बात है। आपको याद होगा कि राजा वीरेंद्र, उनकी पत्नी ऐश्वर्या और उनके राजवंश के 9 लोगों का कत्लेआम कर दिया गया था। भारत चुप रहा। नतीजा क्या हुआ? इस 19 सालों में किस तरह से कम्युनिस्ट शासन ने नेपाल को जकड़ लिया है कि जिस नेपाल से हमारा रोटी बेटी का वास्ता है, आज वो हमको आंखें दिखाता है, सीमा पर अपने जनरल को भेजता है, भारत की जमीन को अपनी जमीन बताता है, भारत पर तमाम तरीके के प्रतिबंध इंपोज कर रहा है। हम तब नहीं बोले थे, आज खामियाजा भुगत रहे हैं। हम अगर आज नहीं बोलेंगे, हमारी पीढ़ियां खामियाजा भुगतेंगी। बहुत महत्वपूर्ण बात है और इस पर खुली चर्चा होनी चाहिए। चीन को सबक सिखाने का ये वक्त आ गया है। इसके लिए भारत को कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, हमें तैयार रहना चाहिए। भारत माता की 1 भी इंच जमीन पर अगर ड्रैगन ने हाथ डालने की कोशिश की, उसकी गर्दन मरोड़े जाने का यह सॉलिड वक्त है। और दुनिया को भारत की ताकत भी दिखाने का यही शायद वक्त है। साउथ एशिया से भारत को चीन की गर्दन मरोड़कर एक बड़ा संदेश देना पड़ेगा और उसका ये अजेय रथ को रोकना पड़ेगा जो उसने तिब्बत लूटने के साथ शुरू किया था। अब ये सही वक्त है कि चीन को सबक सिखाया जाए। तो बहनों भाइयों, आज की डिबेट प्रारंभ करते हैं। ये मैंने आपको बैकग्राउंडर बताया ताकि डिबेट प्रारंभ होने से पहले आप ये समझ सकें कि दुनिया कैसी है, हालात कैसे हैं। वक्त मैंने थोड़ा ज्यादा लिया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मेरे साथ अमित पुरी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। रुद्र प्रताप दुबे जी फॉरेन मामले के एक्सपर्ट हैं और तिब्बत पर उन्होंने काफी काम किया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और बड़े सामाजिक शास्त्री भी हैं। जनरल राजेंद्र सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं। ये वो व्यक्ति हैं जो बिहार रेजिमेंट में जिनका जीवन कटा है और बिहार रेजिमेंट के साथ इन्होंने पूरा अपना जीवन